असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक का चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि चैप्टर 17 आपको डायरेक्टली बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे इसी चैनल पर चैप्टर 15 और 16 की वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपको चैप्टर 17 समझ आएगा। उसकी वजह यह है कि चैप्टर 15 में मैंने आपको बेसिक डेरिवेटिव्स होता क्या है और किस तरह से इसके रूल्स होते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के, वो सिखाए हैं। चैप्टर 16 में उसकी मैंने एप्लीकेशन सिखाई हैं कि ग्राफ की किस तरह जो है वो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या होती है डिफरेंट ग्राफ में, मैक्सिमम पॉइंट निकालना, मिनिमम पॉइंट निकालना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैंने चैप्टर 16 में सिखाई हैं। तो चैप्टर 17 में जाहिर सी बात है मैं वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा बल्कि उसी की आगे कंटिन्यूएशन में चलूँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैप्टर 17 पहली बार देख रहे हैं और 15 और 16 आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले चैप्टर 15 और 16 को गौर से देख लीजिए। अच्छा जी, तो चैप्टर 17 में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। 17.1 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने है वो है कॉस्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं डेरिवेटिव्स में। यानी फॉर एग्जांपल जो बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें आइडिया होगा, जब हम इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी और कॉस्ट का या रेवेन्यू का ग्राफ बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि टोटल रेवेन्यू का ग्राफ हम कुछ इस तरह का बनाते थे, और इसी तरह अगर आप टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाते थे तो आपको इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता था, राइट। तो उसी से फिर आप जो है एक पैरेलल एक टोटल प्रॉफिट का भी ग्राफ बनाते थे कि जिसमें जो है वो आप नीचे से शुरू करते थे। ये 2 पॉइंट जो होते थे ये आपके पैराबोला के रूट्स शो करते थे, और इसी से ही आप ये आपकी फिक्स कॉस्ट को शो करता था, और ऐसे आपका एक टोटल प्रॉफिट का कर्व बनता था। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी हैं। इन्हीं की हम मैथ्स में क्या एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि रियलिटी में ज़रूरी नहीं है कि टोटल रेवेन्यू का कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। वो कोई और कर्व भी हो सकता है। रेवेन्यू फंक्शन हम आगे बनाना सीखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि देखिए टोटल रेवेन्यू हम निकालते कैसे हैं। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बेसिकली यही होता है कि प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है। अब क्वांटिटी जो है बेसिकली क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस का फंक्शन होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर हम फ़िलहाल ये अज्यूम कर लें कि हमारा डिमांड भी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है, तो जब उस स्ट्रेट लाइन कर्व को हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। मींस अगर मिनिमम से मिनिमम हम सारी अजम्पशंस को पीछे छोड़ते हुए, बाकी जो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है उनको छोड़ते हुए, सिर्फ एक सादा सा डिमांड कर्व भी अगर लेकर चलते हैं स्ट्रेट लाइन का, तब भी हमारे टोटल रेवेन्यू का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो डिमांड फंक्शन होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी जो है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। सपोज़ वो है 2 + 3x 2 - 3p, ठीक है, क्योंकि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो प्लस के बजाय माइनस इसका स्लोप होगा, यानी कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारा एक क्वांटिटी का फंक्शन है, दैट मीन्स डिमांड फंक्शन है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है कि आपने जितनी भी क्वांटिटी बेची है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसकी प्राइस से। तो प्राइस और क्वांटिटी का फंक्शन ऑलरेडी हमें मालूम है, वो होगा 2 - 3p। तो जब हम 2 - 3p को मल्टीप्लाई करेंगे p से तो 2p - 3p² आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन होगा वो हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, और क्योंकि p² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड यानी इस तरह का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम फिलहाल अगर इसी एप्लीकेशन को लेते हुए, हालांकि और भी रियल लाइफ में बहुत सारी इसकी अजम्पशंस होती हैं, फ़िलहाल हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। अगर सिर्फ इन्हीं बेसिक अजम्पशंस को भी लें तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू का कर्व होगा वो एक पैराबोला की तरह बनेगा। तो यहाँ पर हम अपनी अजम्पशंस को जहन में रखते हुए टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाते हैं। टोटल रेवेन्यू का कर्व पैराबोला इस टाइप का होगा। फिलहाल हम इससे आगे नहीं जा रहे, टोटल रेवेन्यू को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। मींस प्रैक्टिकली हो सकता है आगे भी जाए क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आगे एक्स की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी तो ये आगे जाएगा। हम इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन सपोज कर रहे हैं। अच्छा, टोटल कॉस्ट किस तरह होता है? टोटल कॉस्ट क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट, ये वाले लॉज आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, वो अप्लाई होते हैं। तो टोटल कॉस्ट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा।
अब इसमें अगर आप गौर करें बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहली बात, ये जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बहुत कुछ शो करते हैं। सबसे पहले तो ये टोटल कॉस्ट ये भी बहुत कुछ शो करता है। इसमें अगर आप देखें कि ये कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन दो तरह के डोमेन्स हैं इसके, कॉन्केव अप वाला है और ये कॉन्केव डाउन वाला है। तो ये बेसिकली ये क्यूबिक फंक्शन बन रहा है। एक रफ आइडिया, हो सकता है क्यूबिक ना हो सकता है कुछ और हो, लेकिन एटलीस्ट क्वाड्रेटिक नहीं है ये, ठीक। तो ये क्यूबिक फंक्शन बन रहा है। अब टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन होता है यूजुअली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको टोटल कॉस्ट से हो सकता है एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना पड़े, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने एवरेज कॉस्ट के फंक्शंस भी बनाए होंगे। तो देखें क्यूबिक, अगर टोटल कॉस्ट क्यूबिक फंक्शन है, सपोज हम कह देते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का कोई क्यूबिक फंक्शन होगा ये। तो अगर आप इसका एवरेज कॉस्ट मालूम करें, एवरेज के लिए हम क्या करते थे, एवरेज का फॉर्मूला आप वैसे बेसिक में जो एक जिसकी मैथ्स बड़ी हो उसको भी मालूम होता है कि एवरेज किसी भी चीज़ की निकालनी हो तो आप सम को टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो आपकी टोटल कॉस्ट है, अगर आप इसे क्वांटिटी से डिवाइड करें, सपोज़ क्वांटिटी हम x यूनिट्स बना रहे हैं उससे डिवाइड करें, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन इसी को ध्यान में रखते हुए बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस डी ओवर एक्स। डी ओवर एक्स सपोज़ हम कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी होगी तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो इसीलिए आप अक्सर इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि जिस तरह का जो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन होता है वो आपका इस तरह का बनता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्योंकि देखें ये पॉजिटिव इसका कोफिशिएंट आ रहा है तो इसलिए एवरेज कॉस्ट का फंक्शन इस तरह बनता है। और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है ये क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी क्वांटिटी से, ज़ाहिर उसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी तो अब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, इसलिए एवरेज कॉस्ट ऐसे होता है। और मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको निकालना हो, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक्स में सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मार्जिनल का मतलब ये होता है कि एक्स की एक वैल्यू बढ़ाने से वाई की कितनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब स्लोप की इंटरप्रिटेशन होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी यही होगी। अब सपोज़ अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि सिंपल सा अगर कॉस्ट का फिलहाल क्यूबिक को भी छोड़ दें, क्वाड्रेटिक को भी छोड़ दें, अगर सिर्फ एक लीनियर भी हम अज्यूम करें कि हमारी जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है, जैसे हम पहले फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बनाया करते थे, सपोज़ 5 + 3x ये हमारा एक टोटल कॉस्ट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव या स्लोप जो है वो 3 है। तो ये बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट भी इसकी 3 है। क्यों मार्जिनल कॉस्ट इसकी 3 है? क्योंकि अगर आप एक और यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट 3 रुपये बढ़ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूनिट बना रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट होगा 5 + 3 × 1, तो 5 + 3 यानी कि 8 बन जाएगा। अब इसी तरह अगर सपोज़ आप 2 यूनिट बनाने यानी एक और यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो एक यूनिट बढ़ने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यानी 2 यूनिट की टोटल कॉस्ट हम मालूम करते हैं, तो ये बन जाएगा 5 + 3 × 2 यानी कि 5 + 6 यानी कि 11। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 से 11 यानी कि एक यूनिट ज़्यादा बढ़ाने से 3 रुपये की कॉस्ट टोटल कॉस्ट में इजाफा हो गया। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 3 रुपये है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी 3 ही है। तो हम आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि अगर हम टोटल कॉस्ट को डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो जो फंक्शन हमें मिलता है वो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन होता है। तो अब अगर इसी को हम रिलेट करें ऊपर वाले ग्राफ से कि जहाँ हमने क्यूबिक फंक्शन अज्यूम किया था कि टोटल कॉस्ट अगर क्यूबिक फंक्शन होता है तो क्योंकि एवरेज से डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन भी अक्सर ऐसा ही बन रहा होता है, क्वाड्रेटिक यानी पैराबोला। जो जे शेप होती है, तो जे शेप भी हम क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले रहे हैं इस वजह से डोमेन को आगे बढ़ाएं तो ये भी पूरा पैराबोला बन जाएगा। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का भी कर्व आपको जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है वो जे शेप का बनाया जाता है। यानी कि ये एवरेज कॉस्ट का कर्व इस तरह आपने यकीनन सीखा होगा और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरह सीखा होगा। तो उसकी वजह यही है कि आपका जो टोटल कॉस्ट का कर्व होता है वो बेसिकली एक क्यूबिक फंक्शन बना रहा होता है। फिलहाल हम सिर्फ बाकी अजम्पशंस को छोड़कर सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमने सीख लिया, इसकी सारी चीज़ें सीख ली हैं। इसी की कुछ हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे और इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। हमने क्या सीखा है अभी तक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपको डिमांड फंक्शन गिवन हो Q ऑफ P, जो क्योंकि जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पर डिपेंड करती है, अगर आपको डिमांड फंक्शन गिवन हो तो आप अगर उस डिमांड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें प्राइस से, क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अगर आपको गिवन हो
उसको अगर आप Q से यानी क्वांटिटी से डिवाइड करें तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। और इसकी रेसिप्रोकल भी हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह गिवन हो कि जिसमें एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन हो और आपसे कहा जाए मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, तो आप पहले एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है Q यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप एवरेज कॉस्ट को पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ जाएगा, जिस तरह हम डिमांड फंक्शन को प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ जाएगा, और जब टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ जाएगा उसे आप डेरिवेट करेंगे तो फिर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है ये हम चैप्टर 5 से ही सीखते हुए आ रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। तो आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट फंक्शन जब आपके पास आ गया तो अब यूँ भी हो सकता, टोटल प्रॉफिट फंक्शन किसी भी शेप का हो सकता है, सपोज इस शेप का है, तो इसमें आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट किस क्वांटिटी पर होगा और क्या प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला होगा, क्योंकि हम चैप्टर 16 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन की जो क्रिटिकल वैल्यू होती है बेसिकली वो मैक्सिमम, मिनिमम या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो इसमें तो हमें साफ ग्राफ से ही नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, और प्रॉफिट है तो अंडरस्टूड मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा। तो ये जो एक्स शो कर रहा है कि ये कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट होगा ये शो करेगा कि इस क्वांटिटी पर कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा, यानी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए टोटल प्रॉफिट के लिए। अच्छा, यहीं पर एक और बात भी मेरे जहन में आई है। अक्सर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि हमें सिखाया जाता है शुरू से ही कि एक फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है, यानी जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम तभी होता है जब वो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें सिखाया जाता है बचपन से ही, बचपन से मुराद फर्स्ट ईयर ही है, कि क्या सिखाया जाता है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो तो फर्म इक्विलिब्रियम में होती है। उसका रीज़न देखें सबसे बड़ा क्या है। क्या मैं यूँ कह सकता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट अगर ज़ीरो के बराबर हो तब, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम होगा, तब भी ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली ज़ीरो क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि देखें अगर टोटल प्रॉफिट हमारे पास होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रॉफिट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट की, क्योंकि हम पहले चैप्टर 15 में सीख चुके हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, दोनों को डेरिवेट करना है तो दोनों को डेरिवेट करके माइनस कर दें आप। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है f(x) = 5x² + 10x, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो 5x² का डेरिवेटिव 10x होगा और 10x का डेरिवेटिव 10 होगा। तो मींस सपोज़ ये वाला जो है वो टोटल रेवेन्यू था, ये वाला टोटल कॉस्ट था, तो हमने दोनों को डेरिवेट करके सिंपली माइनस या प्लस किया है। तो मार्जिनल प्रॉफिट भी मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। और मार्जिनल प्रॉफिट हमने ये पढ़ा है कि टोटल प्रॉफिट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तब होगी जब इसका स्लोप ज़ीरो हो, और टोटल प्रॉफिट के स्लोप को हम मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं, और मार्जिनल प्रॉफिट जब ज़ीरो होगा तो इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए हम मार्जिनल प्रॉफिट को ज़ीरो कहते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट वहाँ जब शिफ्ट हो जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट = मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में तब होती है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल प्रॉफिट के, और मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट का स्लोप, और टोटल प्रॉफिट का स्लोप जब ज़ीरो होगा तो अंडरस्टूड है कि वो या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, और प्रॉफिट यूजुअली मैक्सिमम ही होता है, मिनिमम नहीं होता। ठीक है जी, तो हम कुछ सवालात की तरफ चलते हैं। अभी भी हो सकता है आपको 50% बात समझ आई हो, 50% ना समझ आई हो, और जाहिर सी बात है सवालात कुछ करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास जो भी डिस्कशन की उसी में 17.1 का पहला सवाल है, अ फर्म हैज़ डिटरमिन्ड दैट द टोटल रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस का फंक्शन है, तो टोटल रेवेन्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। Where P = the price in dollars, determine the price at which which result the maximum total revenue, यानी क्या प्राइस होनी चाहिए, यानी P की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिस पर रेवेन्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पार्ट बी में वो भी बताना है। तो देखें अभी हमने सीखा था कि अगर आपको टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है विच इज़ -10p² + 1750p, अब ये टोटल रेवेन्यू है, मैक्सिमम कब या मिनिमम कब होता है, जब इसका स्लोप ज़ीरो के बराबर हो, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो। तो इसे हम डेरिवेट करेंगे तो वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू को हम लिख देंगे -20p + 1750। तो जब ये हमारे पास -20p + 1750 आ गया है तो अब हम इसको मार्जिनल रेवेन्यू को ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए स्लोप उसका ज़ीरो होता है।
तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम 0 रखते हैं। तो ये पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू को जब 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा -20p प्लस 1750 इज़ इक्वल टू 0 और 1750 इज़ इक्वल टू -20p, सॉरी प्लस 20p, क्योंकि -20 दूसरी तरफ शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाई 20। तो जब 1750 को 20 से डिवाइड करेंगे, करते हैं ज़रा, 1750 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आता है हमारे पास 87.5। तो हम लिखेंगे प्राइस शुड बी 87.5, यानी जब p की वैल्यू 87.5 होगी तब इसका स्लोप 0 हो जाएगा, और स्लोप 0 होगा मतलब यही है कि अंडरस्टूड कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, और क्योंकि रेवेन्यू मैक्सिमम ही होता है तो अंडरस्टूड है कि ये होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप देख लें कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो अंडरस्टूड है कि ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही होगी। यहाँ से भी हमें पता लग रहा है। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया। अब पार्ट बी में कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या रेवेन्यू की, यानी कि सिंपल सी बात है, जब प्राइस 87 होगी तो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या मिलेगा। हम पार्ट बी में टोटल रेवेन्यू फंक्शन में हम पुट कर देंगे 87.5, तो -10 p स्क्वायर मीन्स 87.5 स्क्वायर्ड प्लस 1750 इंटू 87.5। तो जब हमने 87.5 का स्क्वायर लिया और उसको मल्टीप्लाई किया -10 से, तो आंसर आया हमारे पास -76562.5। प्लस 1750 को 87.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आया 153125। और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -76562 तो हमारे पास आंसर आता है 76562.5, यानी सेम वही आंसर आ रहा है लेकिन पॉजिटिव में। 76562.5 डॉलर का मैक्सिमम रेवेन्यू हमें मिलेगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगले सवाल में हमारे पास क्वेश्चन है, पेज में इसे टर्न करता हूँ जी। अब हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है। तो सवाल में कहा गया कि द डिमांड फंक्शन फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज़ Q इज़ इक्वल टू 150,000 माइनस 75p, और वेयर Q इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एंड P इक्वल्स प्राइस इन डॉलर्स। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो डिटर्मिन द प्राइस विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। अब देखिए, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, यानी क्वांटिटी का फंक्शन दिया हुआ है, और हमें टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। टोटल रेवेन्यू हमें मालूम है बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस P ही है, और क्वांटिटी की जगह पर हम क्वांटिटी का फंक्शन लिखें जो कि गिवन है 150,000 माइनस 75p। P में कैपिटल लिख रहा हूँ। यूजुअली प्राइस को स्मॉल p से शो किया जाता है और प्रॉफिट को कैपिटल P से या फिर पाई से शो किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 150,000 को P से मल्टीप्लाई किया, माइनस 75p स्क्वायर आया। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ चुका है। यानी पहले सवाल में और दूसरे सवाल में फ़र्क ये है कि दूसरे सवाल में आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ा है, उसके बाद बाकी सेम चीज़ें हैं। यानी डिटर्मिन दी प्राइस विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो क्या प्राइस होनी चाहिए टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, मीन्स हमें इसका पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम इसे डेरिवेट करेंगे टोटल रेवेन्यू को, और माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 150p। तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा 150,000 माइनस 150p पर। p को वहाँ 150p को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 150p इज़ इक्वल टू 150,000, और 150,000 से 150 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। इसका मतलब प्राइस शुड बी
$1000 पर यूनिट। कोई महंगी चीज़ होगी ये। अच्छा, अब पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट बी में क्या कहा गया, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टोटल रेवेन्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी टोटल रेवेन्यू की इस प्राइस पर। तो टोटल रेवेन्यू हम मालूम करेंगे बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, एट 1000 प्राइस। टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास था 150,000 इंटू पी की जगह 1000 आएगा, माइनस 75 इंटू पी की जगह 1000 और उसका स्क्वायर्ड, तो ये 150 और 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, माइनस 75 के साथ 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, नहीं बल्कि सॉरी, पहले हम इसका स्क्वायर भी लेंगे तो वो 6 ज़ीरोज़ ही हो जाएंगे, क्योंकि 1000 का स्क्वायर होगा 1000 मल्टीप्लाई 1000 तो वो 1 मिलियन होगा। 1 मिलियन को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलियन आ जाएगा। तो 150 मिलियन में से 75 मिलियन निकालेंगे तो 75 मिलियन ही आंसर आ जाएगा। तो 75 मिलियन ज़ीरोज़ के साथ भी लिख सकते हैं, 75 मिलियन भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट सी में कहा जा रहा है हाउ मैनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिमांडेड। ये बिल्कुल न्यू रिक्वायरमेंट है कि इस प्राइस पर कितने यूनिट हम जो है वो प्रोड्यूस करें या डिमांड होगी, कितने यूनिट्स की होगी। तो हमारे पास क्वांटिटी फंक्शन तो मौजूद है, हम इस क्वांटिटी में प्राइस पुट कर देंगे। क्वांटिटी फंक्शन हमारे पास है 150,000 माइनस 75p। पार्ट सी क्वांटिटी फंक्शन है 150,000 माइनस 75p। तो हमें देखना है कि 1000 की प्राइस पर कितने यूनिट डिमांड होंगे। तो 150,000 माइनस 75 और p की जगह पर 1000 आएगा, तो 150,000 माइनस 75,000, तो 75,000 ही आंसर आएगा। तो 75,000 यूनिट्स जो है वो डिमांड किए जाएंगे। और ये डिमांड फंक्शन जो है देखें ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो लीनियर डिमांड फंक्शन है इसका। ये उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the annual profit for a firm depends upon the number of units produced, specifically the function which describes the relationship between profit P and number of units X is this। यानी यहाँ पे P प्रॉफिट को शो कर रहा है और X नंबर ऑफ यूनिट्स को शो कर रहा है, यानी हमें प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। अच्छी बात है। तो पार्ट ए में कहा गया डिटर्मिन द नंबर ऑफ यूनिट्स विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट, कितने यूनिट्स बनाए जाएँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो बिल्कुल वही हम टोटल प्रॉफिट का फंक्शन हमें गिवन है, टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू माइनस 0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 5000 एक्स माइनस 25,000। तो हम इसको डेरिवेट करेंगे तो वो मार्जिनल प्रॉफिट बन जाएगा। तो मार्जिनल प्रॉफिट के लिए 0.02 एक्स प्लस 5000 और x माइनस 25,000 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो मार्जिनल प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर हमें मालूम है कि उसका स्लोप यानी कि मार्जिनल जो होता है वो 0 होता है। तो हम इसे 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0.02 x प्लस 5000 आ जाएगा। तो पॉजिटिव 0.02 x इज़ इक्वल टू 5000। तो x इज़ इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 0.02। तो 5000 को जब हम 0.02 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 250,000। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए 250,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए हमें। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट। मींस हम टोटल प्रॉफिट में यही एक्स की वैल्यू 250,000 यूनिट्स पुट कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, माइनस 0.01 एक्स की जगह पर 250,000 स्क्वायर प्लस 5000 इंटू एक्स की जगह पर 250,000 और प्लस माइनस 25,000। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, मींस कैलकुलेटर में मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 250,000 का स्क्वायर और इसमें हमें प्लस करना है 5000 इंटू 250,000 और इसमें से माइनस करना है 25,000। तो आंसर आता है 624,975,000। 624,975
थाउजेंड 624,975,000 टोटल प्रॉफिट, इन मैक्सिमम प्रॉफिट इतना कमाएंगे ये। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये सवाल भी समझ आ गया होगा, क्योंकि सारे 1 2 3 तीनों ही मिलते थे। पहले सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ था, दूसरे सवाल में क्वांटिटी दी थी जिससे हमने रेवेन्यू निकाला था, और तीसरे सवाल में आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की है, लेकिन लग वही रहा है सवाल। बीच मैनेजमेंट है इसका टॉपिक। अ कम्युनिटी विच इज़ लोकेटेड इन अ रिजॉर्ट एरिया इज ट्राइंग टू डिसाइड ऑन पार्किंग फ़ी टू चार्ज एट द टाउन ओन्ड। ठीक है, देयर आर अदर बीचेस इन एरियाज़, तो कंपटीशन की वजह से जो है वो डिफरेंट बीचेस में ये आपके पास एक फंक्शन आया हुआ है। द टाउन हैज़ डिटर्मिन द फॉलोइंग फंक्शन, एवरेज नंबर ऑफ कार्स पर डे, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ पार्किंग फ़ी। यानी पी जो है वो पार्किंग फ़ी है और क्यू जो है वो नंबर ऑफ़ कार्स को शो कर रहा है। हम लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए, पी शो कर रहा है पार्किंग फ़ी को और क्यू शो कर रहा है नंबर ऑफ़ कार्स के, कितनी कार्स आएंगी पार्किंग के लिए। और अंडरस्टूड है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, देखें ये डिमांड फंक्शन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। तो डिटरमिन द फी विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज द डेली बीच रेवेन्यू। तो वही बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कि आपको पहले टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। हमें मालूम है कि टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के, और प्राइस तो प्राइस ही होगी, लेकिन क्वांटिटी की जगह पर हम क्वांटिटी का फंक्शन लिख देंगे 6000 माइनस 12p, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000p माइनस 12p स्क्वायर आएगा टोटल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया। अब हमें इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए देखना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। तो ये 6000 माइनस 24p बन जाएगा। तो इसे मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है मैक्सिमम वैल्यू पर, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। माइनस 24p, माइनस 24 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 24p इज़ इक्वल टू 6000। तो p इज़ इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 24। जब हम 6000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 250। तो p इज़ इक्वल टू 250, यानी कि इनको पार्किंग फ़ी 250 पर कार रखनी चाहिए। यार हैरत है, इतनी ज़्यादा पार्किंग डॉलर में है ये। अच्छा आगे क्या, या हो सकता है सेंट में हो, हाँ सॉरी सेंट में 250 सेंट्स यानी $2.5। ठीक है जी। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेली बीच रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी, कि इस प्राइस पर, यानी ज़ाहिर इसी प्राइस पर मैक्सिमम है तो वो क्या होगा। तो टोटल रेवेन्यू में हम पुट कर देंगे p इज़ इक्वल टू 250। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास क्या था, 6000 p की जगह पर 250 माइनस 12 और p की जगह पर 250 और उसका स्क्वायर। मैंने यहाँ से टोटल रेवेन्यू का फंक्शन देखा है। अच्छा जी, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6000 इंटू 250, ये आ रहा है मेरे पास आंसर 15 लाख, और माइनस 12 इंटू 250 का स्क्वायर तो आ रहा है 7,50,000 फाइनल आंसर। 7,50,000 कार्स इनके पास जो है वो पार्किंग के लिए आएंगे। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 6000 इंटू 250 माइनस 12 इंटू 250 का स्क्वायर जी 750,000 ही आ रहा है। नहीं टोटल रेवेन्यू है ये तो, सॉरी कार्स थोड़ी, ये तो टोटल रेवेन्यू है कि इनका टोटल रेवेन्यू जो मैक्सिमम होगा वो 750,000 सेंट होगा, बल्कि ये भी डॉलर तो नहीं है क्योंकि सेंट में ही आ रहा था, तो डॉलर का निशान भी मुझे मिटा देना चाहिए। अच्छा पार्ट सी में कह रहा है हाउ मेनी कार्स आर एक्सपेक्टेड ऑन एवरेज डे, कितनी कार्स होंगी एक डे पर। तो प्राइस जब आपने 250 सेंट रखी है तो हम क्वांटिटी फंक्शन में 250 सेंट पुट कर देते हैं। क्वांटिटी फंक्शन किसके बराबर था, 6000 माइनस 12p, यहाँ से देखा मैंने ये क्वांटिटी फंक्शन था q की जगह पर। तो q इज़ इक्वल टू 6000 माइनस 12p की जगह पर हम 250 सेंट्स पुट करेंगे। तो 6000 माइनस 250 इंटू 12 आंसर आता है 3000। तो 3000 कार्स आएंगी। हाँ ये रीज़नेबल जवाब है, 3000 कार्स एक दिन में आ जाएंगी इनके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इज़ स्टडिंग द इम्पोर्ट टैक्स
structure for color TV set imported from other countries into US. तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन ईच TV सेट. ठीक है, अमाउंट की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं. यूजुअली वैसे जो टैक्स होता है वो परसेंटेज में होता है. तो खैर इन्होंने कहा कि कितना टैक्स इनको चार्ज करना चाहिए एक टीवी पर एक फ़िक्स डॉलर की अमाउंट में. अच्छा, तो उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आगे कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट रियलाइजेज दैट द डिमांड फॉर इम्पोर्टेड टीवी सेट विल बी अफेक्टेड बाय टैक्स. और बिल्कुल ऐसा ही है, टैक्स जितना ज़्यादा होगा लोग उतना कम टीवी करेंगे. जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है कार्स हैं, जैसे जितना ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी होती है कार्स उतनी कम हम लेते हैं. तो इट एस्टिमेट दैट द डिमांड फॉर इट इम्पोर्टेड सेट्स मेजर्ड इन 100 ऑफ टीवी सेट. ठीक है, जो ये टीवी सेट हैं वो हंड्रेड्स में शो कर रहे हैं. विल बी रिलेटेड टू द इम्पोर्ट टैक्स टी मेजर्ड इन सेंट्स. तो टैक्स होगा वो सेंट में होगा. तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये आपके पास आ गया 80,000 माइनस 12.5 टी. अब डिटर्मिन द इम्पोर्ट टैक्स विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्टिंग टीवी सेट्स. तो कितना मैक्सिमम, तो देखिए डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है. सिंपल ये डिमांड फंक्शन, ये टी का मतलब यहाँ पे टैक्स है और डी का मतलब कितनी डिमांड होगी. तो पार्ट ए में हम टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाएंगे. टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के. तो टोटल रेवेन्यू जो टैक्स एजेंसीज़ होगा उनका होगा टी की जगह, प्राइस की जगह पर टी हम लिखेंगे और क्वांटिटी की जगह पर 80,000 माइनस 12.5 टी. 80,000 को टी से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 टी आएगा, माइनस 12.5 टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 टी स्क्वायर. ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया टैक्स एजेंसीज़ का. अब ये मैक्सिमाइज़ कब होगा, जब इसका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा. तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं. ये 80,000 ही होगा, माइनस 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और टी स्क्वायर टी बन जाएगा. अब मार्जिनल रेवेन्यू को ज़ीरो रखेंगे तो 80,000 माइनस 25 टी पॉजिटिव हो जाएगा इज़ इक्वल टू 80,000. तो t इज़ इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 25. तो इसका आंसर आता है 80,000 डिवाइडेड बाय 25 3,200. यानी जो टैक्स होना चाहिए वो 3,200 क्या है, सेंट है. तो मींस $32 बनता है. 3,200 सेंट्स लिख दें तो भी ठीक है और $32 लिख दें तो भी ठीक है कि एक टीवी पर $32 का आपको टैक्स लिखना चाहिए. ठीक है जी. तो अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेवेन्यू, इस पर मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा. तो ये वही सिंपल सवाल हो गया कि आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन में टी की वैल्यू 3200 पुट कर देंगे. तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या था हमारे पास, पार्ट बी. टोटल रेवेन्यू फंक्शन में टोटल रेवेन्यू फंक्शन ये रहा हमारे पास, बल्कि ये रहा 80,000 टी की जगह पर 3200 माइनस 12.5 टी की जगह पर 3200 और उसका स्क्वायर. तो इसे मैं कैलकुलेटर में लिख के डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ. 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3,200 और माइनस 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 3200 का स्क्वायर. तो ये आंसर आता है 128 मिलियन सेंट्स. तो ज़ाहिर है ये सेंट में है, डॉलर में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है. तो उसे डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरो कट जाएंगे तो 1280 और 3 ज़ीरोस यानी कि 1.28 मिलियन ऐसे भी लिख सकते हैं. ये डॉलर्स में है, या अगर मिलियन में लिखना चाहें तो 1.28 मिलियंस ऐसे भी लिख सकते हैं. अच्छा जी, तो ये पार्ट बी के बाद पार्ट सी की तरफ चलते हैं हम. पार्ट सी में हमें बताया गया कि व्हाट विल बी द डिमांड फॉर इम्पोर्टेड कलर टीवी सेट्स इक्वल विद दिस टैक्स. अगर टैक्स इतना रखा जाए तो कितने टीवी सेट डिमांड होंगे. तो सिंपल हमें क्वांटिटी के फंक्शन में पुट कर देना है. क्वांटिटी का फंक्शन क्या था, यानी डी यानी डिमांड इज़ इक्वल टू 80,000 माइनस 12.5 और टी की जगह पर हम 3200 रखेंगे. ये सब में 3200 इसलिए सेंट में इसलिए रख रहा हूँ कि क्वेश्चन में टी की वैल्यू ही सेंट में गिवन थी, तो डॉलर में मैं इसलिए पुट नहीं कर रहा. अच्छा जी, तो 80,000
माइनस 12.5 इंटू 3200, तो आंसर आ रहा है 40,000। तो इस प्राइस पर सिर्फ इस यानी टैक्स पर सिर्फ 40,000 टीवी हमारे पास इंपोर्ट होंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये वैसे ही सवाल था और इसमें कुछ ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से बात नहीं थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया मैन्युफैक्चरर हैज़ डिटरमिन्ड अ कॉस्ट फंक्शन विच एक्सप्रेसेस द एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, owning and maintaining its raw material inventory as a function of the size of each order। ठीक है, एक जितना बड़ा साइज़ का ऑर्डर होगा ज़ाहिर है उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट आती है। सॉरी, पेज मैंने टर्न कर लिया जी। तो C इज़ इक्वल टू 51,200 Q प्लस 80 Q प्लस 750,000। तो यहाँ पे Q है हमारा साइज़ ऑफ ईच ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी जितना साइज़ होगा, जितने यूनिट हम मंगवा रहे हैं, एंड C इज़ दी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। जाहिर सी बात है, ऐसा होता है कि जितना बड़ा आप ऑर्डर देंगे, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा वो होल्ड करके रखनी पड़ेगी, उसकी वेयर हाउस की कॉस्ट। और बाज़ जो रॉ मटेरियल होते हैं तो उनको फ्रीज़ करके रखना पड़ता है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है और उनको जो है वो मेंटेनेंस और भी बहुत सारी कॉस्ट होती है, वॉचमैन रखना पड़ेगा, बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो ज़्यादा मंगवाएं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और कम मंगवाएं तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। या आप कॉस्ट अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक होता है। तो खैर ये तो सिर्फ एक जनरल बात थी, हम फिलहाल क्वेश्चन के डेटा पर चले जाते हैं। डिटर्मिन दी ऑर्डर साइज विच मिनिमाइज दी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो देखें, इस वक्त हमारे पास कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए। तो कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है 51,200 अपॉन Q। इसे मैं Q को डिनोमिनेटर के बजाय मैं इसे न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, उसकी पावर -1 कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमें बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए डेरिवेट करना पड़ेगा और डेरिवेटिव जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो डेरिवेट नहीं कर सकते हैं, उसे न्यूमरेटर में ले जाना पड़ता है। अच्छा, 80Q प्लस 750,000, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए पावर शुरू में आ जाती है, तो -51,200 Q की पावर -2 प्लस 80Q का डेरिवेटिव सिर्फ 80 होगा। और देखिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया हमारे पास, लेकिन खैर क्वाड्रेटिक तो नहीं है क्योंकि नीचे की स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मार्जिनल कॉस्ट 0 होती है मैक्सिमम या मिनिमम कॉस्ट पर, तो 0 इज़ इक्वल टू -51,200। Q की पावर पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लिखते हैं, प्लस 80। 51,200 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, अपॉन Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 80। 80 को डिवाइड करते हैं, Q स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51,200 डिवाइडेड बाय 80 इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर। तो 51,200 को हम डिवाइड करते हैं 80 से, तो आंसर आता है 640। तो Q स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू 640। तो Q बराबर होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं, Q बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 640। तो Q बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 640, आंसर आता है हमारे पास 25.29। तो इसे हम 25 अप्रॉक्सीमेटली 25 ऑर्डर्स कह देते हैं। 25 यूनिट्स का ऑर्डर होना चाहिए, साइज ऑफ ऑर्डर शुड बी 25। अच्छा, पार्ट बी में कह रहा है व्हाट आर दी मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन 7 पर चला गया था, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। व्हाट आर दी मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल, के इस क्वांटिटी पर मिनिमम क्या होगी कॉस्ट, यानी कॉस्ट फंक्शन में सिंपली हमें पुट करना है। तो पार्ट बी, C इज़ इक्वल टू 51,200 अपॉन Q था, तो Q की जगह पर हम 25.29 ही रख देते हैं फ़िलहाल, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, वरना 25 भी लिख सकते हैं आप, 25.29 प्लस 80 इंटू Q की जगह पर 25.29 और प्लस 750,000 वैसे प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये हमारे पास जो है वो फिक्स कॉस्ट हो सकती है। अच्छा खैर, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 51,200 डिवाइडेड बाय हमारा जो लास्ट आंसर था 51,200 डिवाइडेड बाय
25.29 और उसके बाद प्लस 80 इंटू 25.29 प्लस 750,000, तो आंसर हमारे पास आया 754,047.7। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है $754,048 में। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। हमने ये भी देख लिया क्या ऑर्डर का साइज़ होना चाहिए जिसमें कॉस्ट मिनिमम होगी, और वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट ये होगी, क्योंकि इससे अगर आप ज़्यादा चले जाएँ 25 से ऑर्डर बढ़ा दें, आप 26 ऑर्डर कर लें, 27 ऑर्डर कर लें, तब भी आप देख लीजिएगा टोटल कॉस्ट 754 से ज़्यादा आएगी, 754,048 से ज़्यादा आएगी। चाहे वो $1 ज़्यादा आए, चाहे वो $0.5 ज़्यादा आए, लेकिन इससे ज़्यादा आएगी। और इसी तरह अगर आप इससे कम ऑर्डर भी करते हैं, 24 का साइज़ करें, 20 का साइज़ करें, तब भी आपकी कॉस्ट इससे ज़्यादा आएगी, मिनिमम कॉस्ट यही होगी। यानी कि इस तरह अगर यूँ जा रहे हैं तो इस पर जो है आपकी जो है वो मिनिमम कॉस्ट आ रही है 25 के ऑर्डर पर। इससे अगर आप आगे चले जाएं यानी 26 की तरफ जाएं तब भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर इससे पीछे चले जाएं 24 करें तब भी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये हमने मिनिमम पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये वाला तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 इसी से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसके साथ ही मैंने अटैच किया है। तो कहा कि अज्यूम इन एक्सरसाइज 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी हमने किया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल विच कैन बी एक्सेप्टेड इन एनी वन शिपमेंट इज 20 टन्स। अच्छा, ये टर्न्स में था ना, 25 टन्स हमें मंगवाना चाहिए ऑर्डर का साइज़, तो 20 टन्स हो सकता है, 20 टन से ज़्यादा आप नहीं मंगवा सकते। हमारा जो डेटा कह रहा है, डेटा के हिसाब से तो हम कह रहे हैं कि 25 टन मंगवाने चाहिए एक ऑर्डर में, लेकिन ये कह रहा है कि आप 20 टन से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो अब अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो अब बताइए ऑर्डर साइज़ क्या होना चाहिए। तो देखें मैंने आपको इस तरह कॉस्ट कर्व बना के दिखाया कि इस तरह का होगा, तो इस पर जो है आपको 25 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 25x की वैल्यू नहीं कर सकते, सिर्फ 20 कर सकते हैं, तो आपको फिर 20 पर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे और पीछे जाएंगे तो कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। बेहतर यही है कि हम 20 का ही ऑर्डर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पार्ट ए का आंसर क्या हो जाएगा, गिवन रिस्ट्रिक्शन डिटरमिन दी ऑर्डर साइज़ क्यू, तो क्या होना चाहिए हमारा ऑर्डर साइज़, तो हम कहेंगे 20 टन ही होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो अच्छा टन्स मैंने दूसरी स्पेलिंग लिख दी है ब्रिटिश की। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी में व्हाट आर द मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसी फंक्शन में जैसे मैंने 25.29 पुट किया था कॉस्ट के फंक्शन में, आपने 20 पुट करना है। तो उस वक्त कॉस्ट पर क्या आ जाएगी, 51,200 अपॉन 20 प्लस 80 इंटू 20 और उसके बाद है प्लस 750,000। मेरे पास वहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं कैलकुलेटर में एडिट करके इसे 20 ही कर देता हूँ, जो मैंने पिछली कैलकुलेशन की थी वो अभी तक मेरी स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो आंसर आ रहा है 754,160। तो अगर फिर पार्ट सी में कह रहा है कि हाउ डू दी रिजल्ट्स कंपेयर विद दोज इन एक्सरसाइज 6, यानी इस रिजल्ट को अगर आप एक्सरसाइज 6 से कंपेयर करें तो क्या होगा। तो इसमें देखें वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था कि इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और देखें बिल्कुल बढ़ रही है। पहले 754,048 थी, अब 754,160 हो गई है। तो रिड्यूसिंग द ऑर्डर साइज increases the annual cost, increases the annual inventory cost। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑप्टिमम से हट रहे हैं ना, ऑप्टिमम से जब हटेंगे तो फिर कॉस्ट मिनिमम नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इस पर माइंड नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इसे कंपेयर कर लें। मैं यहाँ चला भी जाता हूँ। पहले तो एक झलक मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एक ही पेज को डुप्लीकेट कर लिया है, लेकिन अगर आप देखें बिल्कुल वैसा ही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे, इनको हम इग्नोर कर रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं। खैर क्वेश्चन 9 के आंसर्स तो आपको बुक में पीछे गिवन भी होंगे, आपको ट्राई कीजिएगा और 9 से आप फिर मैच भी कर सकेंगे आपने सही किया कि गलत किया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। The total cost of producing Q units of a certain product is described by the function C is equal to 5 million plus 250 Q plus 0.002 Q squared। टोटल कॉस्ट आपको दे दी इसने। C का मतलब टोटल कॉस्ट डॉलर्स में है और Q का मतलब क्वांटिटी है।
हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। आप देखें इसने बाकायदा इटैलिक करके भी दिया है कि हमें कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, किसके लिए, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमाइज़ करने के लिए। और आपको जो इसने दिया हुआ है वो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना पड़ेगा। और जो मैंने अभी शुरू में ही लेक्चर के शुरू में बताया था कि अगर टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालनी हो तो आप टोटल कॉस्ट को सी से डिवाइड करेंगे। तो ये टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 5 मिलियन प्लस 250 क्यू प्लस 0.002 क्यू स्क्वायर होगा। तो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी के। तो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन होगा 5 मिलियन डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 250 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 0.002 क्यू स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 5 मिलियन क्यू इनवर्स प्लस सिर्फ 250 प्लस और यहाँ पर सिर्फ क्यू बचेगा 0.002 क्यू। तो ये एवरेज कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है तो हम एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव बोला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए इसको डेरिवेट करेंगे, पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस का 5 मिलियन हो जाएगा 5 6 और q की पावर -2 हो जाएगी, प्लस 250 का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव 0.002 हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। तो ये माइनस का 5 मिलियन q की पावर -2 या अपॉन क्यू स्क्वायर भी लिख सकते थे, बल्कि हम इसको अपॉन क्यू स्क्वायर ही लिख देते हैं, अपॉन क्यू स्क्वायर्ड प्लस 0.002 हम ये नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि पॉजिटिव बन जाए। तो ये बन जाएगा 5 मिलियन अपॉन क्यू स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू 0.002। क्यू स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.002 को डिवाइड कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.002। तो 5 मिलियन को डिवाइड करते हैं 0.002 से, तो आंसर आता है हमारे पास 500 मिलियन, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आता है 50,000। ठीक है जी, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है जी, ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। इस पॉइंट पर मिनिमम एवरेज कॉस्ट कितनी होगी। तो एवरेज कॉस्ट में हम पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। एवरेज कॉस्ट मालूम करते हैं 50,000 यूनिट्स पर। एवरेज कॉस्ट का फंक्शन ये रहा हमारे पास, तो 5 मिलियन अपॉन क्यू, क्योंकि क्यू की पावर -1 है तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, और क्यू की जगह पर मैं 50,000 लिखूँगा। उसके बाद प्लस 250 प्लस 0.002 और क्यू की जगह पर 50,000, यानी सिंपल मैंने एवरेज कॉस्ट के फंक्शन में क्यू की जगह पर 50,000 पुट किया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये 100 बन रहा है, प्लस 250 तो ये 350 बन रहा है, और प्लस 0.002 मल्टीप्लाई बाय 50,000 तो ये बन रहा है 450। तो एवरेज कॉस्ट बन रही है 450, और एवरेज का मतलब ये है कि पर यूनिट कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो आपकी 450 आ रही है एवरेज कॉस्ट। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट सी में कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट दिस आउटपुट। देखें, पहला तो सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आपको क्यू पता लग गया, क्यू कितने यूनिट बनाने हैं आपने, 50,000 यूनिट बनाने हैं।
तो आप 50,000 इस सी में पुट कर दें, ठीक है। ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, हमें पता है कि 50,000 यूनिट बनाने और एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट कितनी है 450। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप 450 यानी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें, कितने यूनिट बना रहे हैं 50,000 से, क्योंकि अभी हमने सीखा था ना कि एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट कितनी है 450 और कितने यूनिट बना रहे हैं आप 50,000 यूनिट बना रहे हैं। तो इससे भी आपको वही आंसर मिलेगा जो आप मेन फंक्शन में पुट कर दें, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी 450 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो टोटल कॉस्ट बन रही है 225030, जिसका मतलब है 22.5 मिलियन। 00 एंड 000 $22.5 मिलियन, ये आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। और अगर आप यही x की वैल्यू यानी q की वैल्यू 50,000 यहाँ पुट करें तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा, ना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, लेकिन इसको एक बार कर लेते हैं हम। कहा गया दी टोटल कॉस्ट ऑफ मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्यू यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब बाय द फंक्शन, आपको सी दिया हुआ है, और व्हाट इज़ दी where C is the total cost. Determine how many units Q should be produced in order to minimize the average cost per unit. बिल्कुल सेम सवाल है। आप सबसे पहले एवरेज कॉस्ट मालूम करेंगे, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट जो आपको 350,000 दिया हुआ है, 350,000 प्लस 7,500 Q प्लस 0.25 Q स्क्वायर, इन सबको आप Q से डिवाइड करेंगे बारी बारी, एक साथ कर लें या एक एक करके आप शो करेंगे। फिर वो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके डेरिवेटिव को 0 रख के Q की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, तो आपने जो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकाला होगा उसमें वही आप कॉस्ट पुट कर देंगे। पार्ट सी में कह रहा है इसमें टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट आप वही एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट से, तो भी ठीक है। यानी पार्ट बी के आंसर को पार्ट ए के आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ठीक है। और अगर वैसे ना करें तो फिर आप वो जो पार्ट ए का आंसर आया होगा कि कितने यूनिट्स बनाने चाहिए वो आप सवाल में पुट कर देंगे, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रीसॉल्व एक्सरसाइज 11 इफ़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 1000। तो यकीनन इसका मतलब ये है कि 1000 के अलावा हमारा कोई आंसर आ रहा होगा। बुक में आंसर जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए का है 1183.216, यानी कि हमें कितने यूनिट बनाने चाहिए 1183। लेकिन ये कह रहा है कि सपोज़ अगर आप सिर्फ 1000 यूनिट ही बना सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज अगर यहाँ नहीं हो रही तो हम यहाँ कर लेंगे। तो 25 और 20 वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे एक सवाल में सीखा था, तो अगर वो 1183 यूनिट हम नहीं बना सकते और 1000 बना सकते तो 1000 ही बनाना चाहिए। तो 1000 यूनिट पर टोटल कॉस्ट क्या होगी वो आप निकालेंगे, यानी एवरेज कॉस्ट क्या होगी वो निकालेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होगी वो निकालेंगे, और वो यकीनन आपके क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर से ज़्यादा होंगी। खैर, क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया अ केबल टीवी एंटेना कंपनी हैज़ डिटरमिन्ड दैट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मंथली फ़ी इट चार्जेस टू इट्स कस्टमर। जाहिर सी बात है, जितनी भी फ़ी चार्ज करते हैं, स्पेसिफिकली द रिलेशनशिप विच डिस्क्राइब द एनुअल प्रॉफिट एंड द मंथली रेंटल फ़ी। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये रेंट है, रेंटल है, मीन्स कितनी आप फीस चार्ज करते हैं डॉलर्स में, दोनों ही डॉलर्स में। ठीक है जी। डिटर्मिन द मंथली रेंटल फ़ी आर विच विल लीड टू मैक्सिमम प्रॉफिट, के मैक्सिमम प्रॉफिट किस पर होगा। तो प्रॉफिट फंक्शन आपको गिवन है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉफिट फंक्शन आपको गिवन है -50,000 आर स्क्वेयर्ड प्लस 2750,000 आर -5 मिलियन। और रियलिटी में इतनी बड़ी वैल्यूज़ ही होती हैं। तो अब मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे -2 से, जब -50,000 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो -100,000 हो जाएगा आर प्लस 2750,000 आर ख़त्म हो जाएगा और वो -0 हो जाएगा। अब इसे हम 0 रखेंगे तो इज़ इक्वल टू -1000 आर प्लस 2750
1000 आर को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यानी -1000 आर को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं 1 लाख को, सॉरी, तो 100,000 आर इज़ इक्वल टू 2750,000, आर को यहीं रहने देते हैं, तो 275,000 डिवाइडेड बाय 100,000, तो हमारे पास आंसर आता है 275,000, मैंने एक ज़ीरो यहाँ कम लिखा है, डिवाइडेड बाय 100,000, अरे तो सिंपल था 27.5, तो इसका मतलब इनको जो मंथली रेंटल चार्ज करना चाहिए $27.5, ठीक है जी। उनके लिए 27 रुपये, हमारे यहाँ केबल की फ़ीस 27 रुपये पर मंथ हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, पार्ट बी में कहा गया व्हाट इज़ दी एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट, इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो सिंपल वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, हमें बस ये आर की वैल्यू प्रॉफिट फंक्शन में पुट करनी है। तो पार्ट बी, ये पार्ट ए किया था हमने, तो आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -50,000 इंटू आर की जगह पर 27.5 स्क्वायर्ड प्लस 2750 विथ 3 ज़ीरोज़ आर की जगह पर 27.5 और -5 मिलियन। ये शायद इनकी फ़िक्स कॉस्ट होगी, प्रॉफिट जितना भी हो 5 मिलियन तो पे करने ही करने, इसलिए वो 5 मिलियन आखिर में माइनस हो रहा है। खैर मीन्स अगर ज़ीरो फीस लें, यानी कोई फ़ीस ना लें, तब भी इनको 5 मिलियन का लॉस होगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, में इसे डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ, -50,000 प्लस 2750,000 और -5 मिलियन 27.5 पर 32,812,500, ये है इनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो इनको मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, उसमें कहा गया अज्यूम इन दी local public utility commission has restricted the CATV company to a monthly fee not to exceed $20 से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। तो what fee lead to the maximum profit for the company, भाई 20 से नहीं कर सकते तो 20 चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है। हालांकि उनका प्रॉफिट फंक्शन कहता है कि आपको $27 चार्ज करने चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं 20 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ हम 20 ही चार्ज कर लेंगे। देन इससे फिर यूटिलिटी कमीशन, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द यूटिलिटी कमीशंस रूलिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि देखें खैर इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या फ़ी चार्ज करनी चाहिए। फिर जाहिर से मैक्सिमम खुद कह रहे हैं कि 20 कर सकते हो, तो हम $20 ही चार्ज करेंगे, उससे कम तो नहीं करेंगे यकीनन। हमारी ख्वाहिश तो $27 चार्ज करने की, 27.5। अब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट फंक्शन में ये 20 पुट करके देख लेते हैं, -50,000 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 2750,000 इंटू 20 और -5 मिलियन। तो इसमें जब हम 20 पुट करते हैं तो 30 मिलियन आंसर आ रहा है, 30 मिलियन। तो क्या इफ़ेक्ट हुआ, टोटल प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 2812,500, यानी दोनों को माइनस कर लिया तो दायरे फिर यही वाले नंबर्स बचेंगे। 2.812 मिलियन का इनको लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है प्रॉफिट में कमी आना भी लॉस ही कहलाता है एक तरह से। तो ये हमारा